हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विद होप के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से ओम्स लॉ देखते हैं है क्या। ठीक है, तो जैसे ही ओम्स लॉ की बात आती है तो एक रिलेशनशिप मेंटेन होती है। रिलेशन किसके किसके बीच में मेंटेन होती है? तो वी और आई के बीच में रिलेशन होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में ले चलता हूँ। वी आपका क्या है बेसिक से, तो थोड़ा आप याद रखिएगा, आपको बस रिमाइंड हो जाएगा कि हमने क्या अभी तक पढ़ा है। तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये हमारा करंट होता है। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं वो किसके किसके बीच में है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप है किस टाइप का? तो थोड़ा सा पहले पीडी को समझते हैं, पीडी है क्या। तो पीडी जनरली क्या है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी करंट करंट कंडक्टर के दो इन पॉइंट्स के बीच के। ठीक है, तो या फिर ऐसे करिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ करंट करिंग कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो भी वर्क डन होता है वो इसका पीडी से हम उसको डिनोट करते हैं। तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जहां, अब ये पीडी जो वर्क डन होगा उसमें होगा क्या? तो जनरली हम लोग अगर करंट की बात करें, करंट हमने जो पढ़ा है वो होता क्या है? तो करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कहाँ पे फ्लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और कहाँ कम होंगे? ठीक है, तो इसको थोड़ा एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट की जो आपकी, इस पॉइंट की जो पीडी है, पोटेंशियल है वो 1000 वोल्ट है। यहाँ की मान लीजिए कि 200 वोल्ट है। ठीक है, सेम चीज यहां से मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी 1000 वोल्ट है और यहाँ 500 वोल्ट है। ठीक है, तो हम अब बात थोड़ा समझिएगा, जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा आपका करंट उत्पन्न होगा, मतलब उतना ही आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट की फॉर्मेशन उतनी ही होगी। तो यहां पे देखिए, यहां पे कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिला? 800 वोल्ट का। यहाँ आपको कितना मिला? 500 वोल्ट का। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा फ्लो करेगा? ये 800 वोल्ट वाले में, ना कि 500 वोल्ट वाले में। तो ये 800 वोल्ट वाले में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो किया, क्या किया? इलेक्ट्रॉन का हुआ फ्लोमेंट ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो किया तो करंट भी आपका क्या होगा? ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों की अपेक्षा, कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आपको मिला? ये 800 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिला फर्स्ट वाले का। तो जनरली जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो की, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। मतलब वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? आई हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आई। क्यों हो रहा है? मैंने सारा चीज बता दिया क्यों हो रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी, और जब वो ज्यादा होगा तो करंट आपका ज्यादा होगा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब एक छोटा सा और है, ये चीजें जो होती है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती है। किस पे होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप इस चीज को एग्जाम में नहीं लिखते हैं, किसको, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को भी, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही। अगर मान लीजिए कि ये लिखा और ये नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? जब हम अगर ये चीज को कांस्टेंट आप नहीं लेंगे, कांस्टेंट जब टेम्परेचर को नहीं लीजिएगा, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो आपके टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, मतलब हर कंडक्टर जो भी हम रेसिस्टेंस यूज करते हैं उसकी कुछ एक नॉर्मल एक टेम्परेचर होती है। ठीक है, तो इसी की वजह से हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखते हैं। ठीक है, तो जनरली इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक कांस्टेंट टर्म जिसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो हमें रिलेशन मिला वो v इज इक्वल टू आर आई मिला। ठीक है, क्या मिला? v इज इक्वल टू आर आई मिलेगा। और इस r को जो हम जनरली बोलते हैं वो रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और इस रेसिस्टेंस जो होता है ये आपका होता है कांस्टेंट। मतलब v इक्वल टू आप आर आई बोलिए या v इक्वल टू आई आर बोलिए, बात एक ही है। मतलब यहां से एक आपको फॉर्मूला दिख रहा है, v इक्वल टू आई आर। अब एक और बात, आप यहां से I को क्या लिख सकते हैं? तो I को लिख सकते हैं V बाई आर। करेंट को आप क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। ठीक है,
यहां से आपको एक चीज दिख रहा है V इज इक्वल आई इज इक्वल टू V बाई आर। अब इस R के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये आपका करंट को फ्लो होने से रोकता है, मतलब ये करंट को फ्लो होना कम करवाएगा, ठीक है। तो इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट को आपको फ्लो कम होने देगा, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है कि जब हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा, और जैसे ही रेसिस्टेंस की वैल्यू को घटाएंगे तो करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस आपका इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है, तो जाहिर सी मतलब रोकता है उसको फ्लो होने में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रेसिस्टेंस है, अगर इसको हम बढ़ा दिए, मतलब इसकी क्षमता को बढ़ा दिए तो करंट को ज्यादा रोकेगा, क्षमता को घटा देंगे तो करंट को कम, क्षमता को घटा देंगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। मतलब आपको यहां से क्या मिला कि I जो है वो V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट R के आपको क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ में आपको दो चीजें दिखी, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। अब छोटी सी बात और समझिएगा, अगर आपसे हम पूछे कि ये जो R है, R ये जो रेसिस्टेंस है, ये अगर इसकी यूनिट आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी। तो देखिए इसकी यूनिट को जनरली हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। ओम, ओमेगा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो जनरली ये R इज इक्वल टू V बाई आई होती है। या फिर आप देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, वोल्ट, और ये एम्पियर, तो वोल्ट बाई एम्पियर, ठीक है। तो यहां से जनरली इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आप ओम याद रखिएगा, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। अब देखिए ये जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं, जनरली किसी भी कंडक्टर में जितने भी चीज आप घर में, होम अप्लायंस में जितनी भी चीजें यूज करते हैं, वो सब में एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब वो रेसिस्टेंस आपका जनरली अगर हम बात करें, अब देखिए यहां से आपको देखिए दो चीजें देखने को मिल रही है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। और ये रेसिस्टेंस जो जनरली है, ये आपके हर जगह पे जितने भी होम अप्लायंस है ना, वो फैन हो, पंखा, आपका आयरन हो, रेफ्रिजरेटर हो, जितने भी तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो सारे में आप लोग रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस है हमने बात की थी ना कि ये जनरली आपका क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है। जैसे जैसे इसकी टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, रेसिस्टेंस भी आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस किसी न किसी चीजों पे डिपेंड करता है। तो चलिए उसकी डिपेंडिंग देख लेते हैं कि किस किस चीज पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें आपका एक चीज और निकलता है, R इज इक्वल टू V बाई आई था। तो यहां से आपका एक प्रश्न आता है 1 ओम। ये 1 ओम क्या होता है। तो जनरली मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, ठीक है। तो जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपका करंट भी कितना फॉर्म होगा, 1 एम्पियर का, ठीक है। तो जब 1 वोल्ट का करंट हो गया, 1 वोल्ट का 1 एम्पियर आपका करंट फॉर्म हुआ, तो मतलब उस, मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो है, ठीक है। तब जो रेसिस्टेंस आपको मिलेगा वो कितने ओम का मिलेगा, 1 ओम का ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न हरदम आपसे पूछा जाता है कि 1 ओम होता क्या है, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt to the ends, its ends, and a current flowing of a 1 ampere through it, ठीक है। तो 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो होता है, ठीक है। तो वो आपका 1 ओम हो गया, ठीक है। अब चलिए हम बात कर रहे थे रेसिस्टेंस की, कि रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो देखिए मैं एक साधारण सी बात बताता हूं, उसको ध्यान रखना है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि रेसिस्टेंस होता क्या है, तो देखिए हम करंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। तो जनरली करंट की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। मतलब क्या है कि जो
आपका वायर है उस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सिंपल सा एक लॉजिक आपको देता हूं। मान लीजिए कि आप वायर इतनी बड़ी रखते हैं, यहां से यहां तक की एक वायर रखते हैं, ठीक है। तो जनरली वायर के अंदर होते क्या है, तो आपका फ्लो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो जब ये छोटा वायर है तो इलेक्ट्रॉन आपका इतनी ही दूर फ्लो करेगा। तो करंट मान लीजिए कि यहां से आपका स्टार्ट हुआ फ्लो होना, यहां से आपका ये इलेक्ट्रॉन इसको डिस्टर्ब किया, इसको इस तरीके से किया, ठीक है। अगर यही वायर को आप थोड़ा लंबा बढ़ा देते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने की जो चीजें हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो डिस्टर्ब भी आपको क्या होगा, कम होगा। तो आपको करंट फ्लो होने में भी क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। रेसिस्टेंस का काम क्या है कि करंट का अपोज करना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लेंथ जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे करंट उतना ही धीमी गति से आपका फ्लो होगा, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ को छोटा किए, रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेंथ को बड़ा करेंगे तो रेसिस्टेंस भी आपका बड़ा हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। अब हमने लेंथ की बात कर ली, किसकी, वायर की। तो अब हम उसकी एरिया की बात करेंगे, मतलब क्रॉस सेक्शन। सेकंड जो चीज है, क्रॉस सेक्शन, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, ठीक है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वायर के एरिया का, ठीक है। तो आप जैसे देखिए, मान लीजिए वायर है तो उसका ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये, ठीक है, इस तरीके से। और एक ये वायर है, ठीक है। इसको आप वायर ना समझ के पानी के लिए एक पाइप समझिए, ठीक है। पाइप, अगर मान लीजिए ये भी एक पाइप है, ये भी एक पाइप है, तो पानी का फ्लो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो आप बोलिएगा सर यहां से ज्यादा फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जनरली अगर हम बात करें करंट की, तो करंट की फ्लो ये दोनों में से कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे होगी। तो जहां पे करंट आपका ज्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे रेसिस्टेंस आपका कम हो रहा है, तब तो करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है ना। जब रेसिस्टेंस आपका, अब यहाँ पे करंट कम फ्लो करेगा, तो जैसे वहां पानी यहाँ कम फ्लो होगा, उसी तरीके से यहाँ पे करंट आपका क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। तो जब करंट कम फ्लो करेगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस आपका ज्यादा हो गया। तो एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, घटेगा। एरिया जैसे ही कम करेंगे रेसिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीजें हमें मिला। पहली बात, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पहले हम लेंथ की बात करेंगे, फिर इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात किए, फिर हम नेचर ऑफ द मटेरियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब कि जैसे देखिए, सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं करंट को फ्लो करवाने में, सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो आपकी, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कंडक्टर है वो आपका क्या होता है, सिल्वर, ठीक है, जो कि सॉलिड है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं सबसे कम, जो सबसे पुअर कंडक्टर बोलिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे कम फॉर्म है, तो वो आपका होता है मरकरी, ठीक है। फ्लो तो करवाता है, ऐसे लीड भी बोला जाता है, लेकिन मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में होता है। एक मैंने सॉलिड का एग्जांपल लिया, एक लिक्विड का ले रहा हूं, तो मरकरी को मान लेते हैं, ठीक है। तो नेचर यहाँ पे चेंज हुआ मटेरियल का, एक सॉलिड के फॉर्म में, एक आपका लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुअर कंडक्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। तो नेचर पे भी आपका, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। या फिर जैसे देखिए नाइक्रोम वायर्स होते हैं, ठीक है, टंगस्टन होते हैं, आप देखें ही है, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर्स जो जनरली बने रहते हैं उनकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर, ठीक है। तो इसी की वजह से उनका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो हाई रेसिस्टिविटी के होते हैं, तो वो नेचर पे डिपेंड, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। चौथी बात, हमने कहा टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो टेम्परेचर कहने का मतलब क्या होता है कि हम जैसे नाइक्रोम की अगर बात करें तो नाइक्रोम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होती है, इसी के कारण उसका यूज हम आपको किस में करवाते हैं, तो जनरली हम लोग करवाते हैं आपके आयरन्स में, जिससे हम लोग कपड़े को इस्त्री करते हैं, ठीक है। तो उसमें जनरली आपके नाइक्रोम वायर्स यूज होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में, ठीक है।
होम अप्लायंस में बहुत सारे रेफ्रिजरेटर ये सब जो चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका जो जनरली क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेसिस्टेंस की क्षमता बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। 4 चीज़ों पे जनरली आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। किस पे किया, पहले लेंथ की बात होगी, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होगी। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड किया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी को बढ़ाइएगा तो आपका रेसिस्टेंस को आप बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड से एक फार्मूला आपको डिराइव होगा। फर्स्ट था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इससे हमें क्या फार्मूला मिलेगा। ठीक है, दो चीजों की मदद से, एक तो हम जानते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और दूसरी की R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, तो दो चीजें हमें दिख रही हैं, ये दोनों चीजों को हम कंबाइन कर देते हैं। मतलब हम साधारण से ऐसे लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, L/a, इसकी जो नाम है इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, मतलब ये जो रेसिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल एक तरीके से बताता है। इसको हम या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे हम नाइक्रोम की बात कर रहे थे ना, तो एक नेचर ऑफ द मटेरियल मैंने बताया, तो वो उसकी रेसिस्टिविटी हो गई। ठीक है, तो जनरली इसकी एक नोन वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रेसिस्टेंस मिला वो क्या मिला, रो L/a मिला। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस यहाँ पे निकला। अब देखिए इस रो को अगर हम यहाँ से SI यूनिट रो की निकालें तो यहाँ से आप SI यूनिट क्या निकाल सकते हैं, तो RA/L मिलेगा। मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस को ओम लिखते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं और लेंथ को मीटर में, तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, मतलब ओम मीटर इसका आपका क्या आ गया, आपका इसका SI यूनिट हो गया। ठीक है, तो जनरली आपका यहाँ से एक रेसिस्टिविटी, एक नया टर्म आपको मिला जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, और इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे कंडक्टर आपका, जैसे हम लोग मटेरियल चेंज करेंगे ना, जैसे मैंने बोला कि एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है। जैसे देखिए सिल्वर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ठीक है, ये आपकी किसकी हो गई, ये आपकी सिल्वर की हो गई। अगर हम कॉपर की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं, ये कॉपर का बस 1.69 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होता है। ठीक है, तो हर एलिमेंट की जो रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है, सॉरी, हर आपके जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं उनकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा, हमने बात की थी, जैसे जैसे नेचर ऑफ द मटेरियल आप चेंज करिएगा, जैसे आप लेंथ चेंज करिएगा, जैसे एरिया चेंज करिएगा, तो उसकी रेसिस्टेंस भी आपकी चेंज होगी। ठीक है, तो जनरली रेसिस्टिविटी इज द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में जनरली फिलहाल हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।